Today we are starting with our next topic, and that is maximum work and reversibility. इसको आप एक मिनट में समझ सकते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं दे विल प्रोड्यूस मैक्सिमम वर्क। मैंने आपको घड़ी का एग्जांपल दिया था, जो वॉच है आप लोगों की दीवार घड़ी, उसमें जो सेल डलता है उसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। इसका मतलब उसमें रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल रिएक्शन एक टाइम पे जाकर खत्म हो जाएगी, जिस वजह से आपका जो सेल है वो चलना बंद हो जाएगा। लेकिन जो मोबाइल की बैटरी है ना, वो क्या होती है, रिचार्जेबल। ऐसा तो खत्म होने के बाद फेंकते थोड़ा है, क्या होगा, वापस प्लग में लगाएंगे और चार्ज हो जाएगी, फिर यूज कर लेंगे, फिर रिचार्ज कर लेंगे, फिर यूज कर लेंगे, फिर रिचार्ज कर लेंगे। इससे क्या पता लग रहा है सर, जो आप लोगों की बैटरी है दैट इज प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम वर्क। ये पहले समझ आना चाहिए। सेकेंडली आप लोग कह सकते हो इसके अंदर वर्क डन बाय द आइडियल गैस। ठीक है जी, वर्क डन फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस होती है क्या, जल्दी बोलिए शाबाश। तो जवाब है नो सर। तो अब आप लोगों ने जो कल वाला कंसेप्ट किया था, जब मैंने आपको डब्ल्यू के बारे में बताया था कि सर अगर डब्ल्यू कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि W इज इक्वल टू होता है PdV। यस और नो? PdV। dV क्या चीज है, स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम। तो अगर मेरा वॉल्यूम में चेंज हो रहा है V1 से V2, V1 से V2, तो क्या मैं इंटीग्रेशन कर दूं? जैसे बोलिए किस लिमिट के बीच में इंटीग्रेशन किया है, V1 टू V2। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, जब आप इसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे W एक्सपेंशन। क्या लिखेंगे, ये आप लोग बताया था कि कल मेरे लिए कौन सा वर्क जरूरी होता है, एक्सपेंशन वर्क। हमने कंप्रेशन के लिए पढ़ना ही नहीं है। W एक्सपेंशन इज इक्वल टू W रिवर्सिबल, और या एक और वर्ड लिखना चाहो तो W यूजफुल, और वो आपके पास में हो जाएगा P इंटीग्रेशन V1 से V2, और उसके बाद में क्या हो जाएगा dV। अब आपने बोला सर कैलकुलेट करके बताओ, तो पहले मुझे बताओ PV क्या होता है। आइडियल गैस की अगर आप बात करो तो PV इज इक्वल टू nRT, और मुझे सिर्फ P की वैल्यू चाहिए, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT अपॉन में क्या ये वैल्यू उठा के आना दूं, तो मेरे पास हो जाएगा W एक्सपेंशन और W रिवर्सिबल इज इक्वल टू nRT और इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 एंड dV अपॉन V। ये बात समझ आई? तो अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। dV का मतलब जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैं बायोलॉजी वालों को भी समझाता हूँ, मैथ वालों को तो पता होता है। dV का मतलब होता है V के टुकड़े, और वो तो V के छोटे छोटे टुकड़े। और ये जो आपने आधा सा सांप बनाया ना, इसका मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन, टुकड़ों को जोड़ना। अगर मैं V के टुकड़े जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऑब्वियस बात है V मिलेगा। तो अब यहां पर आप लोग V1 से V2 के बीच में जब जा रहे हैं, तो अब आप इसको हटा करके लगाएंगे W एक्सपेंशन और रिवर्सिबल इज इक्वल टू nRT और log बेस E। इसके बारे में बात करते हैं अभी, और ये हो जाएगा जी आपके में V2 अपॉन V1, क्योंकि इंटीग्रेशन मेरा कहां से कहां तक हो रहा है, V2 से V1 से V2 के बीच में। अब ये जो चीज आई है आपके सामने, एक नई टर्म आई है log E। log मैथमेटिक्स के अंदर होता है, वैसे तो 9th 10th में करवाया जाता है, log की वैल्यूज पढ़नी भी सिखाई जाती है। तो मुझे जितना log चाहिए होगा ना, वो मैं आप लोगों को बिना log टेबल के सिखा दूंगा, और उसके बाद आप लोग टेबल पढ़ भी पाएंगे। ठीक है जी। तो अगर आज मेरे से पूछता है कि सर ये होता है जी इसका इंटीग्रेशन D अपॉन में V का ln, यहां लगता है घटाने वाला ln को बोलते हैं log बेस E, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2.303 log बेस 10। सिर्फ ये वाली चीज आप लोगों को याद करनी है, बाकी सब मैं बताऊंगा। तो जो टेबल में आप लोग देखते हैं वो log बेस E नहीं होता, वो क्या होता है, log बेस 10 होता है। तो अब यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो log बेस 10 की चाहिए, ताकि मैं उसको मल्टीप्लाई कर सकूं। तो क्या होगा मेरा फॉर्मूला, जल्दी बोलिए, W रिवर्सिबल और W एक्सपेंशन इज इक्वल टू 2.303 303, और उसके बाद क्या हो जाएगा nRT log बेस 10 और V2 अपॉन V1। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब यहां से मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट इज द एक्सपेंशन वर्क डन फॉर एन आइडियल गैस इफ देयर आर 2 moles of gas is present and the change in volume is 2 liter to 10 liter। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है मेरा, 2 लीटर, तो V1 कितना हो जाएगा,
2 और फाइनल कितना है 10 लीटर, तो V2 कितना हो जाएगा। बाकी अब आप बताइए जी, कोई चीज नहीं आ रही तो। N है नंबर ऑफ मोल्स जो मैंने 2 बताए। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, दैट इज 0.0821। और उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे कौन रह गया आपके पास, T, टेम्परेचर मस्ट बी गिवन। और लास्ट V1 और V2 मैंने देना ही देना है। तो इस न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अभी चालाकी की बात नहीं है। अब ये न्यूमेरिकल कब कर पाते हैं आप लोग, जब मैं आपको V1 और V2 देता है ना। मैंने क्या चालाकी कर दी, मैंने प्रेशर दे दिया। मैंने आपके न्यूमेरिकल में प्रेशर गिवन कर दिया इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम। पड़ गया पंगा, कहीं पर भी P दिख रहा है, क्या करेगा मनमीत फिर, वो देखो उसने बता दिया फटाफट। क्या बोयल्स लॉ सुना था? यस सर। हाँ, क्या बताया था बोयल्स लॉ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो कल को अगर मान लीजिए मैं आपको वॉल्यूम की बजाय प्रेशर दे दूं तो क्या दिक्कत क्या है बताओ। जिस जगह पर P1 होता है उसका उल्टी जगह पर P1 होता है, और जिस जगह पे P2 होता है उसकी उल्टी जगह पे। इतना सा फर्क है। अगर कल को यही न्यूमेरिकल आपको कोई कह दे कि सर W एक्सपेंशन या रिवर्सिबल या W मैक्स, ये लो जी मैक्स लिख देता हूँ यहाँ पर, एक वर्ड और ऐड कर देते हैं W मैक्स। मैक्स का मतलब क्या हुआ, हाँ सोनी मैक्स है ना, देखते ही सारे बताने की जरूरत नहीं है। तो W मैक्स का मीनिंग हो जाएगा 2.303 और NRT log बेस 10 ऊपर आ जाएगा P1 और नीचे आ जाएगा। और ये दो न्यूमेरिकल आपके कंपटीशन में भी आते हैं, इसलिए मुझे डेरिवेशन से मीनिंग कोई मतलब नहीं था। कोई भी टीचर डेरिवेशन नहीं देता, केमिस्ट्री में डेरिवेशन है ही नहीं, हमने तो न्यूमेरिकल बना के देना है। एक करवा देता हूँ, बोलो प्रेशर वाला कराऊं कि वॉल्यूम वाला कराऊं, क्योंकि यहाँ दोनों होंगे, पक्की बात है। ठीक है जी, दोनों होंगे बिल्कुल। देखो चाहे मेरे को पता है, मैं पढ़ाता हूँ। ये देखो जी प्रेशर वाला भी, और चलो मैं वॉल्यूम वाला ही करवा देता हूँ। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मोल ऑफ गैस। चलो जी, सबसे पहले मुझे दिया हुआ है 27 डिग्री, क्या करूँ इसका, इसको बदलो केल्विन में। सबसे पहला काम यही है। 1 मोल ऑफ SO2 गैस, तो N भी दे रखा है मुझे, कितने मोल है 1 मोल। ये एक्सपेंड हो रही है रिवर्सिबली, देखो लिखा हुआ है SO2 गैस इज एक्सपेंडिंग रिवर्सिबली। तो रिवर्सिबली बोलते ही मुझे समझ में आ जाएगा क्या कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट कर रहा हूं, है ना। क्योंकि अगर कोई चीज रिवर्सिबली एक्सपेंड होती है तो अभी बताया था रिवर्सिबल प्रोसेस ऑलवेज प्रोड्यूस, थैंक यू, मैक्सिमम वर्क। अब क्वेश्चन कह रहा है द गैस एक्सपेंड फ्रॉम 2.46, ठीक है जी। तो V1 दे रखा है 2.46 लीटर, और कहां तक एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है 2.46 से 24 हाँ जी 06 नहीं होना था, ये 6 ही होना था, या ऊपर भी 0 होना था, चलो कोई बात नहीं। 24 हाँ जी 6। तो कैलकुलेट द वर्क, तो रिवर्सिबल के लिए मैक्सिमम वर्क होगा, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत बार होती है बात। तो अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, W max इज इक्वल टू 2.303, N की जगह 1, R हमेशा गिवन होगा 0.0821, और अगर नहीं होगा तो 3 भी लगा सकते हो अगर बार वाली बात करते हो। log बेस 10 ऊपर आएगा 24.6 और नीचे आएगा 2.46, काटने के बाद कितना आएगा जल्दी बोलिए। और log बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। log 10 कितना होता है 1, log 1 कितना होता है 0, log 100 कितना होता है 2, log 1000 कितना होता है 3, log 10 की पावर 7 कितना होता है 7, log 10 की पावर -5 कितना होता है -5 होता है। ये मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, तो ये अगला चैप्टर बिना log के आएगा नहीं समझ में, ठीक है। तो अगले चैप्टर में चलेंगे, अभी ज्यादा मुश्किल वैल्यू नहीं है। तो मेरे पास आ गया W मैक्सिमम इज इक्वल टू 2.303 इंटू 1 इंटू 0.0821 और इंटू में वापिस से 1, और इन्होंने लिख रखा है 8.314। अब ये मेरे से गलती हो गई है ना, और आपने मुझे नोटिस भी नहीं करवाया, क्यों ये गलती बताइए। वर्क जो है वो किस में आएगा, लीटर एटमॉस्फेयर में आएगा या जूल में आएगा। और मैंने R की कितनी वैल्यूज बताई, 2। मैंने कहा था R की 2 वैल्यूज होंगी, एक तो जब मेरे फॉर्मूले में P और V होंगे, और एक जब मेरे फॉर्मूले में एनर्जी होगी। क्या वर्क डन एनर्जी है, जल्दी बोलिए। तो मेरा आंसर किस में आना चाहिए था, हाँ, तो ये जान करके करवाई गलती है, यहाँ पे आना था 8.314। वेरी गुड।
तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो अब जो आंसर मेरे पास आएगा वो जूल में रहेगा और आंसर है 5744। इसको सॉल्व करने के बाद 5744 और उसके बाद में पॉइंट, हाँ और टेम्परेचर है जी आप लोगों का 300 केल्विन, उसको भी मल्टीप्लाई कर देना, अपन ने वो भी छोड़ दिया और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 14। ये जूल में है तो किलो जूल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज किलो जूल और पर मोल, क्योंकि एक ही मोल है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल है, P1 P2 वाला खुद करेंगे, एक आपके लिए करके लिए। अगला टॉपिक आता है हीट कंटेंट और एंथैल्पी। चलो इसको समझाते हैं कि हीट कंटेंट क्या होता है। हीट कंटेंट को ही आप लोग एंथैल्पी बोलते हैं और ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। अब एक बात बताइए, बल्ब और ट्यूबलाइट में बढ़िया कौन? जल्दी बोलिए शाबाश। Which one is better, bulb or tubelight? Which one is better, tubelight or CFL? Which one is better, CFL और LED? हाँ, आप वो बच्चे हो जिन्होंने सारी चीजें देखी हैं। आने वाले टाइम में बच्चे पूछेंगे ये बल्ब की होता है ना, तो ये आप लोगों के लिए फायदा है। तो H का मतलब होता है एंथैल्पी और एंथैल्पी का मतलब होता है द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम which is wasted during या in the form of heat is considered as enthalpy। किसी भी सिस्टम को एनर्जी दोगे तो पता है आप लोगों को वो एनर्जी का अधिकतर पार्ट हीट की फॉर्म में खराब कर देगा। अगर किसी भी सिस्टम को ले लो, अपने ऊपर ले लो, तुम जितना खाना खाते हो उसका अधिकतर भाग पता है कहां चला जाता है, आपके बॉडी के 98.6 टेम्परेचर को मेंटेन करने में। तभी तो कहा था सर्दियों में भूख क्या लगती है, सर्दियों में बाहर ठंडा है, अब तेरे सिस्टम को या तेरी बॉडी को फिक्स 98.6 पे रहना है। सोच के देखो अगर बाहर ठंड है ना, तो अब मुझे अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए एनर्जी क्या चाहिए। ये उसी टाइप से बात कह सकते हो कि जब बाहर गर्मी ज्यादा है तो कार को ठंडी रखने के लिए एसी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो सेम टू सेम इसको रिवर्स करके देख लो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 नॉर्मल टेम्परेचर है और जब इस टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है तो बॉडी को हीट चाहिए होती है। वो हीट आती है खाने से। तो आप जितना खाना खाते हो उतना ही काम करते हो। जल्दी बोलो, ऐसा तो नहीं है खाना रुकते मर गई है, दोबारा खाना चालू करती चल गई है। ये तो कार में होता है, पेट्रोल खत्म होते ही रुक गई और डलते ही चल गई। लेकिन क्या और कोई सिस्टम है जिसके बारे में बता सको? कार गर्म होती है, पता है आपको? यस सर। कभी साइलेंसर पे पैर लगा है? और भाई ये गर्म क्यों है उससे, है ना। और बता देता हूँ, पंखा गर्म होता है? हाँ, चलने के बाद पंखा भी गर्म हो जाता है। और बता देता हूँ, कभी चलते हुए बल्ब को उतारा है, उंगलियां छप गई हो जब, हाँ तो वो भी पता है। तो बल्ब और ट्यूबलाइट में आपने ट्यूबलाइट को बेटर पता है क्यों कहा? क्योंकि बल्ब गर्म भी हो रहा था, है ना। अब हमने बल्ब से पूछा यार तू बड़ा बदमाश आदमी है ना, तू तो गर्म भी हो जा रहा है ना, और रोशनी कम दे रहा है ना, तो अगला औखा और गर्म भी हो रहा। तो हमने कौन सा रोटी बनानी तेरे ऊपर, हमारा तेरा काम क्या जल्दी होगी, लाइट देना। इसलिए बल्ब की एंथैल्पी ज्यादा होती है, बल्ब हीट कंटेंट वेस्ट ज्यादा करता है। तो वो एनर्जी जो हमने सिस्टम को दी और जो हीट की फॉर्म में खराब होगी उसे क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। एंथैल्पी के बेस पर दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक नेगेटिव वाली और एक बोलो पॉजिटिव वाली। अगर सिस्टम को आप एनर्जी दे रहे हो उसे चलाने के लिए तो वो सिस्टम पता ही है कैसा होगा, जल्दी बोलिए, वो होगा एंडोथर्मिक। और अगर सिस्टम हीट छोड़ रहा है तो फिर वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। तो अब अगले चैप्टर में अगर मैं ये भूल गया तो मैं बड़ा फंसने वाला हूँ। अगले चैप्टर में ये फिर रहेगा। तो एक्सोथर्मिक के लिए और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू बताओ। तो ये तो वही वैल्यू है जो क्यू की वैल्यू थी, यस और नो। क्यू इज इक्वल टू क्या था, जल्दी बोलिए। हाँ जी, नेगेटिव। और क्यू इज इक्वल टू क्या था, बोलिए। तो आज मैंने उसको हीट कंटेंट में चेंज कर दिया और उसे बोलते हैं एंथैल्पी। कितने बच्चों को एंथैल्पी का कंसेप्ट क्लियर हो गया माइंड में, जल्दी बोलिए शाबाश। हो गया। अब मैं फर्स्ट रूल पे चलता हूँ। फर्स्ट रूल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, मैंने कहा था मेरी एनर्जी U1 थी, फिर मैंने नाश्ता किया, फिर मैंने W काम किया, लास्ट में मेरी एनर्जी कितनी थी, U2। फिर उसके बाद मैंने कहा था U2 माइनस में U1 इज इक्वल टू Q माइनस में
फिर मैंने इसको लिखा था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस में पी डेल्टा वी। यहाँ तक कुछ किया था कि मैंने जल्दी बोलिए। ये था मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब सुनना सर की बात, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जाने के बाद अब मुझे आपको दो सिस्टम बताने हैं। अब इसकी दो एप्लीकेशन बताता हूं। एक तो बताता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट गिवन होती है वो क्यूपी होती है, क्यूवी। ये यहाँ पे पैरों में भी लिखा हुआ समझ लेना कि वी आर डिलीवरिंग द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और सेकंड नंबर पे कांस्टेंट प्रेशर। अब टीचर आप लोगों को रट्टा लगवाते हैं कि ये तो याद कर लो यार, है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे ये होता है और क्यों होता है भाई वो तो समझाओ। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप लोगों का जो क्यू है ना वो इसके बराबर हो जाता है। चलो जी वॉल्यूम कांस्टेंट कर देता हूं। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन कितना हो गया? जीरो हो गया। वो देखो वो बता रहा है, ग्राफ से भी समझा सकता पर कोई जरूरत नहीं, दिख ही जाए। आज अगर पिस्टन ऊपर धक्का नहीं मार पा रहा, प्रेशर लग रहा है तो दीवार को धक्का नहीं मार पा रहा और दीवार हिल नहीं पा रही। धक्का तो मार रहा है पर क्या दीवार हिली? वर्क डन कितना होगा? क्योंकि वॉल्यूम में चेंज कमरा बढ़ नहीं पाया वॉल्यूम कमरे का, ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज जीरो हो गया। ठीक है जी, ध्यान दिए यहाँ पे। अब बारी किसकी है? अगर वॉल्यूम में चेंज जीरो हो रहा है तो वर्क डन हाँ जी जीरो, तो फिर बताओ जी क्या हो जाएगा? तो बच्चा कहता है क्यू भी बराबर हो जाएगा डेल्टा यू। ये मुझे याद रखना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर सिस्टम को दी गई जो एनर्जी होती है वो सिर्फ उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में चली जाती है। और ये बात श्रेया ने देखी भी होगी। दिखाऊं ये बात? मैंने पंखा ऑन किया, ठीक है, लो जी चल गया पंखा, जल्दी बोलो, वर्क डन हो गया। लेकिन मैंने पंखा ऑन किया और अब पंखा घूम नहीं रहा लेकिन आवाज आ रही है ऐसे। पहला क्वेश्चन, क्या एनर्जी जा रही है इस तक? यस। मैंने चलाया, वो घूम नहीं रहा, आवाज आ रही है घूम, ऐसी आवाज आ रही है। कभी देखिए ये बात, नोटिस करिए। फिर क्या चलते रहने देते कि बंद कर देते बटन को? जे ना करे तो क्या होने वाला है? वो देखो सड़ जाएगा, मोटर सड़ जाएगी। आज क्वेश्चन यह है, जैसे मैंने बटन ऑन किया प्लग का और प्लग का ऑन करते आवाज घूंघू आ रही है, तो मतलब एनर्जी तो जा रही है उस तक, क्योंकि वो घूंघू कर रहा है। लेकिन वो घूम नहीं रहा तो वर्क डन कितना हो गया? क्योंकि इसका वर्क तो यही है, कैसे होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा? जी मैं चलता छोड़ गया तो स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, पता लगेगा मोटर जल गई। तो पंखा इसलिए नहीं घूमा क्योंकि जाम था, लेकिन करंट तो मोटर तक जा रहा था और उसके बाद मोटर का टेम्परेचर बढ़ गया और वो जल गई। तो यही तो मैं सिखा रहा हूं कि अगर आप किसी से काम नहीं करवाओगे और उसे एनर्जी देते जाओगे तो वो फट जाएगा। एक बच्चा जिसे आप कह रहे हो लेटा ही रहे तो बस खाए चलो लेटा रहे, खाए चलो लेटा रहे, क्या होने वाला है? फट जाएगा वो भाई, है ना, कहते थे ना इतना मोटा होकर फटेगा क्या? ये कहते कि नहीं कहते? सेम टू सेम ये बात है। तो सिस्टम जो आप लोग एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को, अगर वो वर्क डन नहीं कर रही तो वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आएगी, है ना। कितनी सिंपल बात, आप ही नहीं कहा सकते पंखा गर्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? श्रेया बता, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन जीरो। सही बोल रही है? अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन, जल्दी बोलो। हाँ रोबिन, क्या नाम है? रोबिन ही है क्या? हाँ रोबिन बताएगा, वर्क डन जीरो। क्यों? वेरी गुड। मैंने प्रेशर क्या बोला? कांस्टेंट बोला, जीरो तो नहीं बोला। अगर आज P डेल्टा V को आपने जीरो करना है P के हिसाब से, तो P जीरो होगा तब वो जीरो होगा। मैंने क्या तेरे को बोला कि जीरो हो गया? जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। नहीं बोला, तूने जीरो समझ लिया उसको। अब प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो मतलब प्रेशर की एक फिक्स वैल्यू है कि मैंने ना इतना ही प्रेशर लगाना है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैंने इतना ही प्रेशर लगाना है तो वो इतना ही हिलना है। फिक्स हो गया, वर्क डन क्या हो गया? फिक्स हो गया। एग्जाम्पल समझा सकते हैं इसका भी। घर में बन रहा है, मजदूर लगे हुए, कमरा बन रहा है, मकान बना रहे हैं, कमरा बन रहा है, तुम्हें ऊपर कमरा जल्दी बनवाना है ना। तुमने कहा भैया कितनी दिहाड़ी है? उसने कहा 300 है। चल तू 400 ले ले, लेकिन काम थोड़ा जल्दी करना। ठीक है जी, पहले दिन उसने 400 रुपए के अंदर, है ना, आकर के काम शुरू किया। पहले आते ही उसने बीड़ी पी, है ना, पता होगा। फिर वो चाय मांगेगा, फिर वो थोड़े से 2-4 इंटे लगाएगा, फिर थोड़ी देर और फिर बीड़ी पिएगा, फिर चाय मांगेगा, फिर थोड़ी देर बाद लंच टाइम आ जाएगा, फिर है ना इवनिंग टाइम आ जाएगा और वो बाइक आ जाएगा।
उसने 400 रुपीज में एक दिन में 4 दीवारें बना दी। समझ आ गया? 4 लाइन दीवार। तुमने कहा इस हिसाब से तो भाई साहब ये तो काम कर देगा हमारा, है ना भैया। अगले दिन हाथ जोड़ रहे पैसे 500 रुपए ले ले, काम क्या कर ले, जल्दी कर ले, ठीक है। अब उसने 500 रुपए लेकर के क्या किया, वही बीड़ी चाय नाश्ता पानी करके करके आज फिर कितने करी, आज भी 4 दीवारें बनाई। तो क्या दिख रहा है, वर्क डन दिख रहा है आपको, कांस्टेंट है। अगले दिन आपने कहा भाई 600 रुपए ले ले, लेकिन आफ्टर 600 रुपीज अगेन, हाँ बोलो बोलो बोलो, 4 ही दीवार बनी। चौथे दिन तो मैं लात दिखाई दूंगा उसको, है ना। पर आपने पहले दिन जो काम 300 रुपए में होना था उसमें कितने रुपए दिए, 400। दूसरे दिन कितने दिए, तीसरे दिन कितने दिए। क्या एनर्जी वेस्ट हुई, और वेस्टेड एनर्जी को भी तुमने क्या बोला। तो जब वर्क डन फिक्स हो जाता है, जब प्रेशर फिक्स हो जाता है कि सर मैं तो ना इसको ना इतना ही करूंगा, जैसे घर पे हम कह रहे थे ना मम्मी मैंने तो इतना ही काम करना है बस, सीधी गल है ना। तो देखो जी, जब मैंने इसको प्रेशर इतना ही लगाना है तो वो इतना ही हिलेगा, यस और नो। मैंने तो फिक्स कर दिया कुछ भी हो जाए, मुझे जितना मर्जी पलट करा लो, बस मैंने इतना ही काम करना है। तो क्या वर्क डन कांस्टेंट है। तो आपके द्वारा दी गई जो एनर्जी है या एनर्जी गिवन बाय यू इज नाउ वेस्टेड, क्योंकि वो काम तो कितने में हो रहा था, 300 में, और आपने लास्ट दिन कितने में करा, 600 में। इसका मतलब 300 वेस्ट हो गया। और अभी बताया वेस्टेड एनर्जी किसके बराबर होती है, हाँ एंथैल्पी के। तो इसका मतलब क्यूपी किसके इक्वल होगा, जल्दी बोलो। बस ये 2 बातें याद करनी है। When we are saying that the system is at constant volume, the energy given to the system is equal to delta U। हम रट्टा मार रहे होते हैं, अरे क्यूबी तो डेल्टा यू होता है, ये रट्टा मार रहे होते हैं, जबकि ये रट्टा मारने वाली बात। और सेकेंडली हम क्या बोल रहे होते हैं, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच। पता नहीं क्यों है, बस रट्टे मार रहे हैं, नहीं क्यूपी इज इक्वल टू, व्हाई क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच, बिकॉज़ व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट वर्क डन आल्सो बिकम्स, एंड द रिमेनिंग एनर्जी विल बिकम वेस्ट एंड इट इज इक्वल टू डेल्टा। समझ आ गई मेरे बच्चों को। अब किसी ने कहा सर फर्स्ट वाले में अगर मैं कांस्टेंट, अब ये लो जी, अगर फर्स्ट लो को मैं कांस्टेंट प्रेशर पे करूं तो क्या हो जाएगा, आप बताओ। अगर मैं फर्स्ट लो को कांस्टेंट प्रेशर पे करूं तो ये क्यूपी लिख दो, बोलते जाओ शाबाश। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यूपी, और उसके बाद में माइनस क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी, यस और नो। अब क्यूपी क्या होता है बताना पड़ेगा या पता लग गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच और माइनस में पी डेल्टा वी, सही है बिल्कुल। और लास्ट आप बता दो पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, क्योंकि मैंने क्या लगा रखा है, चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम चेंज होंगे तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, क्योंकि एवोगाड्रो क्या बोल के गए थे, V इज प्रोपोर्शनल टू N, जितना वॉल्यूम ज्यादा उतने मॉलिक्यूल्स भी। तो इसके आगे डेल्टा लगा तो इसके आगे डेल्टा लगा, तो मैं डेल्टा एच को उधर ले जाऊं, जल्दी बोलो। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और ये मेरा न्यूमेरिकल नंबर 2 है, 110% पेपर में आएगा, ना है तो मुझे दिखा दे जाना पक्का। थर्मोडायनामिक्स में से ये टीचर क्वेश्चन ना दे, आई कांट अज्यूम दैट। इस क्वेश्चन में 2 गलतियां होंगी, बता देता हूं अभी। सबसे पहले आर है, जल्दी बोलो, किस में चलेगा आर, जूल में या लीटर एटमॉस्फेयर में, जूल में चलेगा, जूल। और वैसे भी मैंने कहा था पिछले चैप्टर में इन बच्चों को बताया था कि 5th चैप्टर में पीवी मिलेगा और 6th चैप्टर में एनर्जी मिलेगी आर के साथ। तभी तो देखो तुमने यहाँ ध्यान नहीं दिया, अब तुम्हें ध्यान है। 2 चालाकियां करूंगा मैं आपसे एंथैल्पी चेंज पूछूंगा तो मुझे इंटरनल एनर्जी चेंज बताना पड़ेगा, आर का वैल्यू बताना पड़ेगा, टी का वैल्यू भी बताना पड़ेगा, और डेल्टा एनजी तुम खुद निकालोगे, मैं नहीं बताऊंगा, बताऊंगा, सुनना भी बात सकती। इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 दिमाग लगाने वाली बात है। मैं धीरे से लिख दूंगा, द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू इज 52.6 किलो जूल पर मोल। और अब आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है, ये पहले से बता दूं क्यों होने वाला है गलत, पता है। आर की वैल्यू थी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और डेल्टा यू की वैल्यू चल रही है, एक तरफ किलो जूल चल रहा है, एक तरफ जूल चल रहा है। हर समझ आ गया क्वेश्चन में गड़बड़ क्या गड़बड़ है सर, इसमें किलो जूल में दिया हुआ है। हाँ, तो इसको भी जूल में बदल लो, तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा, 1 नंबर गलती।
दूसरा डेल्टा एन जी क्या है, मैं बताता हूं डेल्टा एन जी क्या है। डेल्टा एन जी बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। सिर्फ क्या बोल रहा हूं, गैसियस, सिर्फ किन को गिनना है, जो गैसियस होंगे, ठीक है जी, बाकियों को नहीं गिनना है। समझ में आ गया था आपको? अब कह रहे हैं लेट मी, तो इफ यू आर हाँ जी, इफ यू आर एट ए पर्टिकुलर रिएक्शन, अगर आप किसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, और उस रिएक्शन के अंदर आपको गैसेस मोल कैलकुलेट करने हैं, तो फिर आपको मैं सिखा देता हूं कैसे होगा रिएक्शन। ध्यान से देखना, मैंने रिएक्शन लिखी H2 गैस प्लस Cl2 गैस और गिव्स आउट 2HCl गैस। इस इक्वेशन में डेल्टा H और डेल्टा U बराबर होंगे। बताओ क्यों? क्योंकि सर ने निकाला डेल्टा Ng। कैसे निकाला डेल्टा Ng? सर ने निकाला कि सर इधर हमारे पास गैसियस प्रोडक्ट चेक करो कितने मोल्स हैं जी गैसियस प्रोडक्ट के। जवाब आ रहा है 2। कितने हैं जी? 2। इधर कितने हैं? 4। इधर कितने हैं? 1 and 1 2। 4 क्यों दिख रहे हैं? ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, पैरो वाला 2 नहीं गिनते। तो 2 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अगर ये 0 हो गया तो ये सारा सामान क्या हो जाएगा? 0। और ये इक्वल हो जाएगा इसके। चलो एक रिएक्शन और दिखाता हूं। N2 प्लस में 3H2 और गिव्स आउट 2NH3, और मैंने पैरों में लिख के दिया है गैस गैस गैस। इसके लिए डेल्टा Ng बताओ जल्दी से, शाबाश। जल्दी बोलो। इसके लिए 2 नहीं, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। और कल को अगर ये माइनस हो गया तो आंसर भी माइनस में आएगा। हाँ जी, प्रोडक्ट कितने हैं? सारे गैस है, जल्दी बोल। तूने लिख दिया 2। रिएक्टेंट कितने हैं? 4 है, दिख रहे हैं? 1 N2 और 3 हाइड्रोजन। यही सिखा रहा हूं, डॉट पर डेल्टा Ng निकालना नहीं है तो अगले चैप्टर में फिर फंस जाएगी। अब बताइए यहां कितना है जी डेल्टा Ng? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaO गैस, CaO सॉलिड और CO2 गैस। अब बताइए कितना है इस रिएक्शन में डेल्टा Ng कितना है? अगर इसमें पास हो गए तो इसका मतलब समझ आ गया। 1 कैसे पता लगा? हाँ, CO2 गैस है। 1 माइनस 0 इज इक्वल टू, इधर ये सॉलिड और ये सॉलिड को मैं गिनूंगा ही नहीं, इधर भी ये सॉलिड है, इसको गिनूंगा ही नहीं। शाबाश, क्या डेल्टा Ng निकालना आ गया? व्हाट इज डेल्टा Ng? डेल्टा Ng इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इतना सा बात है, ठीक है? तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।